हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, जैसे कि हमारा आज इलेक्ट्रिकल मशीन का 8th लेक्चर है। इससे पहले हमने देखा था डीसी मोटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखी थी हमने डीसी मशीन की, जिसमें आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शनल डिटेल देख लिए दोनों की, और फिर वर्किंग भी हमने देख ली है डीसी मोटर की। और आज है हमारा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की आज हमने वर्किंग देखनी है। आखिर डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हमें डीसी जनरेटर से डीसी मिलती है। वैसे तो हमारे पास जो जनरेटर होते हैं वो एसी होता है और डीसी होता है। दोनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं दोनों। आपको पता भी होगा कि दोनों ही जनरेटर से एसी हो या डीसी हो, दोनों आपके वर्क करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अच्छा, दोनों सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहे तो एक जनरेटर से एसी मिल रहा है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, तो दूसरे जनरेटर से हमें डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी मिल रहा है, जिसको हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एसी में ही अप्लाई होता है, वो एसी अल्टरनेटिंग करंट में ही अप्लाई होता है, वो डीसी में अप्लाई होता ही नहीं है। तो ऐसे कैसे वो डीसी जो मशीन है इसमें कैसे काम करेगा फैराडे लॉ? तो दोस्तों, इसमें भी हमें एसी ही मिलता है, लेकिन हमें चाहिए डीसी, क्योंकि डीसी जनरेटर है। तो वहाँ पे फिर हम कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाते हैं, वहाँ पे हम कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाते हैं। वहाँ से फिर वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और हमें आउटपुट में डीसी मिलता है। ये फंडा है, ठीक है। आइए डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि हमारी जो डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, उनकी कंस्ट्रक्शन तो सेम होती है, कंस्ट्रक्शन वाइज बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो मोटर के केस में हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मोटर की वर्किंग हमने देख ली पिछली वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें आउटर पोर्शन होता है जो कि स्टेशनरी पार्ट है, जिसमें आपका यानी कि जो आपका स्टेटर है उसमें आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, जो आपका रोटेटिंग पार्ट है जिसमें आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो उसमें आपने दोनों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ था मोटर के केस में। तो वहाँ पे मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। उन्हीं फोर्स के कारण वहाँ पे एक रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण मोटर घूमना शुरू करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करती थी, और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, वो कॉइल से बनी है, कॉइल्स नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल से बनी है। जो आर्मेचर कॉइल्स है वो कंडक्टर से बनी है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेटिंग पार्ट में, उन सभी पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी। डिपेंड करता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन क्या है, तो उस बेस पे उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और जो उनका रिजल्टेंट होगा उन फोर्स का, जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है सभी कंडक्टर में, उसके कारण एक रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण वो मोटर घूमेगी। वो डिपेंड करेगा फिर वो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। वो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन चेक कर सकते हो और उसका रिजल्टेंट टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। अभी है हमारा डीसी जनरेटर। इसमें डीसी जनरेटर के केस में हमें क्या करना है, जो हमें सप्लाई देना है वो हम सिर्फ स्टेटर पोर्शन में जो वाइंडिंग है, यानी कि जो स्टेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसी को हमने सप्लाई देना है। जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में हमने कोई भी सप्लाई नहीं देनी है डीसी जनरेटर के केस में। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो आर्मेचर कोर है यहाँ पे आपका कन्वर्जन होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी आपने दी होगी इस जनरेटर को घुमाने के लिए, वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आपको यहाँ पे मिलेंगी आर्मेचर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर कोर में जो स्लॉट कट किए गए हैं यहाँ पे, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। इन स्लॉट्स के अंदर कॉइल्स होंगी, आर्मेचर कॉइल्स। उनको जब हमने कनेक्शन किया होगा सभी कॉइल्स का तो उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। उस आर्मेचर वाइंडिंग में आपकी क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो हमने दी होगी जनरेटर को घुमाने के लिए। जनरेटर का जो रोटेटिंग पार्ट हम यहाँ पे घुमाएंगे, मोटर के केस में खुद घूमता था, वहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होता था मोटर में, लेकिन यहाँ पे जनरेटर के केस में हमने जो इसकी शाफ्ट है, रोटेटिंग पार्ट की जो शाफ्ट है, उसको कपल किया होगा प्राइम मूवर से। उसको हमने कपल किया होगा किसी प्राइम मूवर से। ये आपका आर्मेचर कोर है, मैंने यहाँ पे जो शो किया हुआ है आर्मेचर कोर है। इस पे आपकी वाइंडिंग रहेगी, कोर के ऊपर स्लॉट कटे होंगे और इसमें आपकी वाइंडिंग रहेगी, और आगे आपकी ये शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे कम्यूटेटर्स हैं, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, और फिर ये शाफ्ट है, शाफ्ट कपल हुई यहाँ पे प्राइम मूवर की हेल्प से। ऐसे मैंने
फॉर्मेलिटी के लिए प्राइम मूवर यहाँ पे बना लिया है। प्राइम मूवर क्या होगा, कोई भी इंजन होगी या टरबाइन होगी, इसको घुमाने के लिए हमने जो यूज़ की होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी, प्राइम मूवर हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा। उसी मैकेनिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है, जनरेटर कुछ नहीं करता, वो कुछ जनरेशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है। जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर के केस में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे थे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, और जो वो घूम रही थी, ठीक है, हमें जो शाफ्ट जो घूमती हुई मिल रही थी वहाँ पे आपको मैकेनिकल एनर्जी दिख रही थी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने दी है उसको कन्वर्ट करके हमने मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट किया है मोटर के केस में। लेकिन जनरेटर के केस में यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी देनी है प्राइम मूवर की हेल्प से। वो इंजन भी हो सकता है कोई, या टरबाइन होगी कोई, ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको मैकेनिकली रोटेट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। उसी मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोलता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब व्हेन ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कंडक्टर और कॉइल, देन EMF विल इंड्यूस इन दैट कॉइल और कंडक्टर। जब किसी कॉइल या कंडक्टर के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल या कंडक्टर के साथ लिंक होगा तो उसमें EMF बनती है, उस कॉइल या कंडक्टर में EMF बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, जो कि हमें फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है, ठीक है। स्टेटर में जो वाइंडिंग प्रोवाइड की है वो है फील्ड वाइंडिंग, उसमें हमने DC दिया हुआ है, तो DC दिया हुआ, DC पावर हमने यहाँ से दी है ना, ये कॉइल्स है यहाँ पे, इस सीरीज में जुड़ी हुई है, ये कॉइल इसके साथ जुड़ी है, ये कॉइल इसके साथ, और फिर 2 टर्मिनल आपके यहाँ पे बाहर निकले। यहाँ हमने DC सप्लाई दी थी इसको, तो इसने नॉर्थ साउथ पोल सेटअप कर लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी इसने। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया है, हमने आर्मेचर वाइंडिंग को रख दिया है, ठीक है। अब जब ये घूम नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर या कॉइल के साथ लिंक होगी तो उसमें कोई भी EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं डेवलप होगा, उसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या बोलता है, वो बोलता है जब कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसी कॉइल या कंडक्टर के साथ तब EMF बनेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो कि टाइम के साथ चेंज होता हो, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इस रोटर को घुमाना है प्राइम मूवर की हेल्प से, ठीक है। तो जब इसको हमने घुमाना है तो क्या करेगा, जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी उसको वो कट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बात एक ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इन पोल्स के कारण सेटअप हुआ है उसको ये कट करेगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उन कॉइल या कंडक्टर के साथ, आर्मेचर के कॉइल या कंडक्टर के साथ, और उसमें EMF बनेगी, ठीक है, उसमें EMF बनेगी। और जो उसमें EMF बनेगी वो AC होगी, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा इसमें, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए DC, क्योंकि ये DC जनरेटर है, तो फिर हम कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट इसमें लगी होती है DC मशीन में, फिर वो चाहिए मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों में होता है। पर्पस दोनों में अलग अलग होता है इसका। मोटर के केस में जो इसका पर्पस होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछली वीडियो में, कि वहाँ हम यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट के कारण हमें वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलता है। यहाँ पे जो AC अंदर बन रहा है उसको DC में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। कैसे वो जानते हैं अब हम इसको अच्छी तरह से। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता लग गया है दोस्तों। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ लेंज़ेस लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, ये मैंने आपको पहले बता दिए। आपको देख लेनी चाहिए पूरे लेक्चर, अगर आपने नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो जनरेटर में EMF बनता है वो कैसे बनता है, वो देखते हैं अब कि EMF कैसे बन रहा है इसमें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 4 पोल की मशीन दिखाई हुई है, ठीक है, दिखाई है ना। 4 पोल आपके बन रहे हैं स्टेटर पे, फील्ड वाइंडिंग के कारण 4 पोल बन रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल पे आपको 2 पोल की मशीन ले रहा हूँ। 2 पोल लिए मैंने, नॉर्थ और साउथ पोल, और सिंगल टर्न की कॉइल ली है मैंने यहाँ पे। सिंगल टर्न की कॉइल जिसमें 2 कंडक्टर रहेंगे आपके। सिंगल टर्न की कॉइल आपकी 2 कंडक्टर से मिलकर बनती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सिंगल टर्न की कॉइल ली है जिसका नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल इसके हैं, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया है कि ये 45 डिग्री पे जब इसके रोटेशन दे रहे हैं हम, तो कैसे इसमें EMF कितना बन रहा है वो देखेंगे हम ब्रीफली। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे आपका ये मैंने आपको बताया आर्मेचर है,
ठीक है, पूरा जिसमें आर्मेचर में आपका जैसे शाफ्ट, कम्यूटेटर और ये आर्मेचर कोर, और इसमें स्लॉट कटे होंगे आर्मेचर कोर में, इसमें आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। तो अब क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में आपकी नंबर ऑफ कॉयल जो कि उसी में से मैंने एक कॉयल ले ली यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, एक सिंगल टर्न की कॉयल ले ली है, ठीक है। एक्चुअल में इसकी तो सिंगल टर्न की कॉयल नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और बहुत सारी कॉइल्स को मिलके वाइंडिंग बनती है, आर्मेचर वाइंडिंग बनती है। तो वो तो बाद का केस है, पहले हमें सिंगल टर्न का तो देख लें, ये तो समझ लें, बाद का तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो क्या है कि अब देखो यहाँ पे सिंगल टर्न की कॉइल है जिसके 2 टर्मिनल हमने कनेक्ट किया आगे यहाँ पे कम्यूटेटर के साथ, ठीक है। ये कॉइल जब घूमेगी तो कम्यूटेटर भी घूमेंगे। यहाँ पे देखो आप, शाफ्ट जब घूमेगी, प्राइम मूवर जब इस शाफ्ट को घुमाएगा, इसके साथ ही आपका ये कम्यूटेटर भी कपल है और कम्यूटेटर भी इसके साथ कनेक्टेड है और ये आर्मेचर कोर भी इसके साथ कनेक्टेड है। की हेल्प से ये जुड़े हैं सारे, शाफ्ट, कम्यूटेटर और आर्मेचर कोर। मैंने 2 पोल की मशीन ली हुई है, उसका जो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो पोल बन रहे हैं वो पोल मैंने ये लिए हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ले लिया कि ये फील्ड वाइंडिंग द्वारा ये पोल बन गए। और आर्मेचर वाइंडिंग का मैंने एक कॉइल ले ली, एक सिंगल टर्न की कॉइल ले ली, कम्यूटेटर के साथ जुड़ी है, कम्यूटेटर सेगमेंट है 2 यहाँ पे। जब ये कॉइल घूमेगी प्राइम मूवर की हेल्प से, ठीक है, प्राइम मूवर की हेल्प से जब ये घूमेगी, रोटर में लगी होगी ये कॉइल, तो ये कम्यूटेटर भी घूमेंगे। लेकिन जो ये ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये फिक्स है, ठीक है। आगे आपका लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये फिक्स है। तो इसमें क्या है कि जब इसको घुमाएंगे ये आपकी वर्टिकल पोजीशन है, ऐसे इस वाली पोजीशन में रखा होगा ये। कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपका ऐसे समझिए, आपकी ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे साउथ की ओर रहेंगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे रहेंगी। आप इन मेरी फिंगर्स को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज मान लो, सपोज कर लो। और ये आपका जो है कॉयल है, ठीक है, ये आपकी कॉयल है ऐसे। स्टार्टिंग में कैसे समझाऊँ आपको, हाँ, ये आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही है और ये आपकी कॉयल है ऐसे। पोजीशन आपकी किसकी, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये है, ये इसकी कॉयल की पोजीशन है, जिसमें कि ये ऊपर वाला कंडक्टर आपका CD ले लिया है, नीचे वाला कंडक्टर AB ले लिया, AB CD 2 कंडक्टर हैं। तो ये जब ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं और ये इस पोजीशन में आपके कंडक्टर हैं AB CD कंडक्टर, तो इस केस में ये कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं कर रहे हैं। जब ये कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं करेंगे तो इसमें EMF कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। तो यहाँ पे आपका EMF बना हुआ है इस टाइम 0, ठीक है, 0 है आपका इस पोजीशन में। जब ये आपकी ऐसे है, जब इस तरह से आपका क्या है कॉयल है, ठीक है, इस वर्टिकल पोजीशन में जब आपकी कॉयल है। लेकिन जब इसी कॉयल को यहाँ पे ABCD इसका नाम दिया है हमने, जब अब इसमें देख लो आप, इसमें कोई भी EMF नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ इसको देख लो, इस पोजीशन को देख लो कि जब हमने इसको 45 डिग्री तक घुमाया, जब ये कॉयल, जब इस कॉयल को हमने अब 45 डिग्री ऐसे घुमाना है, घुमा दिया 0 से 45 डिग्री तक घुमाया, तो उसने 0 से 45 तक पहुँचते पहुँचते मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप हुआ है उसको काटना शुरू कर दिया। तो 0 से इसने काटना शुरू किया और 45 डिग्री तक धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। तो जैसे जैसे 0 से 45 तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटना शुरू करेगा तो उसमें EMF भी बिल्डअप होना शुरू होगी। तो 0 से इसका EMF भी बिल्डअप होना शुरू होगा, 45 डिग्री तक इसका EMF इतना बन चुका है, ठीक है। जब इस पोजीशन में आपकी ये कॉयल होगी, घूम घूम के 0 से 45 डिग्री तक पहुँच गई है, तो इस EMF के कारण इसमें करंट फ्लो, तो इस EMF के कारण जो इसमें EMF बना होगा तो उसके कारण इसमें करंट भी फ्लो होगा, क्योंकि आपने लोड आगे कनेक्ट किया हुआ है। तो क्लोज सर्किट है, जब क्लोज सर्किट होगा और उस क्लोज सर्किट में जो EMF के कारण करंट भी फ्लो होगा। तो उस EMF की डायरेक्शन को चेक करने के लिए आपके पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन, किस साइड को इसकी मोशन हो रही है, किस साइड को ये घूम रहा है मतलब, और ये जो सेकंड फिंगर है जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं ये रिप्रेजेंट करता है EMF की डायरेक्शन यानी कि करंट की डायरेक्शन। जो आपकी EMF की डायरेक्शन होगी वही आपकी करंट की डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका राइट हैंड है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ये वाले कंडक्टर पे आप AB वाले कंडक्टर पे अप्लाई कर दो, AB ये कंडक्टर नीचे है और CD ऊपर वाला कंडक्टर है ये वाला, ठीक है। तो पहले AB वाले कंडक्टर पे अप्लाई करो। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ना, और जो मोशन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम इसको। तो मोशन ऐसे को, जब इसमें फोर्स यहाँ नीचे वाले कंडक्टर में ऊपर को लगेगी और इस वाले कंडक्टर में नीचे को लगेगी तभी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ऐसे। तो मोशन ऊपर को है इसका, तो इस साइड इस वाले कंडक्टर में अंदर को है इसकी डायरेक्शन, EMF की डायरेक्शन ये है। तो करंट की डायरेक्शन भी यही रहेगी,
ठीक है। और इस वाले कंडक्टर में, दूसरे वाले कंडक्टर में क्या होगा, इसमें मोशन वो नीचे को, इस वाला कंडक्टर का मोशन नीचे को रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, तभी ये नीचे को, और इस वाले कंडक्टर का में जो फोर्स लगेगी वो नीचे को लगेगी, जिसके कारण जब आप राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसमें बाहर को आपका ईएमएफ की डायरेक्शन आ रही है, ये बाहर को आ रही है, और करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो ABCD में फ्लो हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है ABCD ऐसे करके आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जब आपने 45 डिग्री से इसको अब 90 डिग्री तक घुमाया तो इसमें धीरे धीरे फ्लक्स कट करना और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, और धीरे धीरे इसमें मैक्सिमम 90 डिग्री में मैक्सिमम फ्लक्स को कट करता है, मैक्सिमम फ्लक्स इसने 90 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते इसने मैक्सिमम फ्लक्स कट किया है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री था, ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री में मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा, क्यों, ये आप देख रहे होंगे कि तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, 90 डिग्री पे है, कैसे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। और ये आपके कंडक्टर ये है नीचे वाला, जो ये नीचे था AB, और ये CD कंडक्टर ये है, तो ये AB नीचे था, CD ये 0 डिग्री पे ऐसे थे, 45 डिग्री में ऐसे हो गए, 90 डिग्री में ऐसे हो गए। तो अब क्या करेंगे, जब और इसके आगे घुमाएंगे तो 90 डिग्री में क्या कर रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को इसने कट किया इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इस पोजीशन में जो कंडक्टर है ये मैक्सिमम जितनी लाइंस है इनको कट करेगा, एक साथ कट करेगा मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेज, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कट करेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ इसमें बनेगा 90 डिग्री में। अब 90 डिग्री के आगे आप फिर से इसको घुमाएंगे, इसकी 45 डिग्री में और ज़्यादा इसको घुमाएंगे, तो इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अब धीरे धीरे कम काटना शुरू करेगा ये इस डिग्री में, ठीक है। 90 डिग्री की कंडीशन ये थी, अब इसको आपने 45 डिग्री और घुमाया तो इसमें कम फ्लक्स कट होने लगा, तो ये इसमें ईएमएफ भी कम होने लगा। तो और ज़्यादा आपने 45 डिग्री और घुमाया तो जब ये 180 डिग्री तक इसका जो फ्लक्स कट होना वो 0 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे अब 90 डिग्री के बाद फ्लक्स कम काटने लगा तो इसमें ईएमएफ भी धीरे धीरे कम होने लगा, और अल्टीमेटली 180 डिग्री में, 180 डिग्री कौन सा हो गया, ये आपका 0 डिग्री था, इसमें AB कंडक्टर यहाँ था, CD कंडक्टर ऊपर था, 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके फिर फिर आपका ये आ गया 135 डिग्री, फिर 80 डिग्री में आपका ये हो गया, फिर से मतलब ऐसे आ गया है, इसी पोजीशन में आ गया 180 डिग्री में। इसमें 0 डिग्री में नीचे AB था और ऊपर CD था, अब 180 डिग्री में ऊपर AB आ जाएगा, नीचे CD चला जाएगा, ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये कंडक्टर में होगा कि जो पहले 0 डिग्री में AB कंडक्टर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जो CD था 0 डिग्री में वो 180 डिग्री में नीचे चला जाएगा, 180 डिग्री में ऐसी होगी इनकी पोजीशन, ठीक है। 180 डिग्री में इसकी पोजीशन इस तरह से होगी। तो इसमें फिर से 0 फ्लक्स कट करेगा इस पोजीशन में, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, इस पोजीशन में 0 फ्लक्स कट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी साइड को ही हैं, तो ये पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट नहीं कर रहा है, कट मैक्सिमम यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे 0 कर रहा है, इस पोजीशन में 0 कर रहा है और इस पोजीशन में मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 180 के बाद आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। 180 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है। अब CD यहाँ आ जाएगा तो AB वहाँ चला जाएगा, AB आपका इस साइड को चला गया, तो करंट की डायरेक्शन ये अब DCBA आपकी डायरेक्शन अब करंट की ये रहेगी DCBA। पहले आपकी डायरेक्शन थी 0 से 180 डिग्री तक थी आपकी डायरेक्शन जो थी ABCD, करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रहा था। अब आपका जो करंट फ्लो होगा 180 के बाद वो फ्लो होगा DCBA, तो अब आपका उल्टा चलेगा, आपका 0 से अब 180 के बाद आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा इसमें DCBA। क्योंकि आपके कंडक्टर अब चेंज हो जाते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इसमें EMF की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करने हो, इन्वर्स में। तो जैसे कि 180 के बाद इसमें EMF जो 225 तक हमने इसको घुमाया तो ये इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा EMF नेगेटिव में। उसके बाद 225 के बाद हमने फिर से उसको घुमाना शुरू किया तो 270 में मैक्सिमम इसने फ्लक्स कट किया और मैक्सिमम EMF इसमें बिल्डअप हुआ। 270 के बाद जैसे इसको फिर से घुमाया 315 तक, तो इसमें क्या धीरे धीरे फ्लक्स अब कम कट होना लगा, धीरे धीरे इसमें फ्लक्स कम कट होने लगा, जिसके कारण इसमें जो EMF है वो बिल्डअप होना धीरे धीरे कम होने लगा। तो धीरे धीरे कम होके फिर 360 में 0 हो गया और उसके बाद फिर से यही साइकिल रिपीट होगा। तो ये हमारा बन गया AC। तो इस तरह से इसने AC प्रोड्यूस की, इसमें AC वोल्टेज बिल्डअप हुई है। DC जनरेटर है लेकिन इसमें जो अंदर
वोल्टेज बिल्डअप हुई है वो AC हुई है। दोस्तों इस तरह से जो कॉयल 0 से 360 डिग्री तक का हमने इसको जब घुमाया तो इस तरह से आपकी साइनोसॉइडल EMF या साइनोसॉइडल आपका करंट बिल्डअप हुआ अंदर कॉयल में। लेकिन बाहर आपका जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा वो आपका DC मिलेगा आपको। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप स्टार्टिंग में देख लो, यहाँ तो आपका 0 रहेगा, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में इस वाली पोजीशन में तो कोई करंट और वोल्टेज नहीं है, 0 है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के बाद आप 0 डिग्री के बाद जैसे इसमें EMF बिल्डअप हुआ तो इसमें करंट भी फ्लो होने लगा। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई थी ना, ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे हमेशा ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है। तो ये करंट की डायरेक्शन हमेशा लोड में इसी डायरेक्शन में रहेगी। कम्यूटेटिव ब्रश अरेंजमेंट के कारण इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, करंट ऐसे ही फ्लो होगा इसमें। ठीक है, बाहर वाले सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो होगा आपका, ऐसे ऐसे, यहाँ से करंट ऊपर को, नीचे को, यहाँ यहाँ। जो आउटर सर्किट है यानी कि जो लोड है उसमें आपका करंट हमेशा ऐसे ही है, ऐसे ही है। आउटर सर्किट में आपका करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपका करंट आपको मिल रहा है। पूरा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आपको जो करंट है उसका डायरेक्शन सेम है आउटर सर्किट में। इनर सर्किट में आपका जो करंट है 0 से 180 डिग्री के बीच में जो करंट की डायरेक्शन थी वो थी ABCD कंडक्टर में फ्लो हो रहा था। 180 से 360 डिग्री तक इसकी डायरेक्शन होगी DCBA। ठीक है, तो अंदर आपका जो EMF बिल्डअप हुआ है वो हुआ है AC, जिसमें आपकी हाफ साइकिल के बाद आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो आपकी डायरेक्शन थी वो थी ABCD और सेकंड हाफ साइकिल में जो आपकी डायरेक्शन थी वो थी DCBA। लेकिन बाहर अगर देखा जाए बाहर वाले सर्किट में तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगी, फर्स्ट हाफ साइकिल में भी और सेकेंड हाफ साइकिल में भी। फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको इस तरह से मिलेगा फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा बाहर। ठीक है, लेकिन हमें ये पल्सेटिंग मिला है, कांस्टेंट तो मिला नहीं, ये तो कांस्टेंट तो मिला नहीं हमें, ये तो पल्सेटिंग मिला हमें। DC को रेगुलेटिंग DC तो मिला नहीं, ये तो पल्सेटिंग है अभी, इसको तो आप यूज नहीं कर सकते। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये हमने सिंगल टर्न की कॉइल ली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स है और नंबर ऑफ कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, तो जिसके कारण आपको जो DC मिलेगा आउटपुट में वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, वो इस तरह से पल्सेटिंग नहीं मिलेगा। ये तो आपको तब मिला क्योंकि हमने सिंगल टर्न की कॉइल ली है। जो एक्चुअली में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो जिसके कारण आपका जो EMF बनता है वो रेगुलेटेड होगा, आउटपुट में आपको रेगुलेटेड DC EMF मिलेगी। ठीक है, और जिसके कारण आपका कांस्टेंट इसी तरह से रेगुलेटेड करंट मिलेगा, DC करंट मिलेगा आपको, बिल्कुल कांस्टेंट DC करंट, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज रहेगी। फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका ये आर्मेचर है जिसके अंदर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, जब ये 0 से 360 डिग्री घूमेगा तो इसमें जो EMF बनती है वो अंदर तो बनी AC, जो बाहर यहाँ पे आई है कम्यूटेटिव ब्रश अरेंजमेंट के थ्रू वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, चाहे आप 0 से 180 डिग्री तक की बात करें या फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री की बात करें, तो आपका जो करंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो बाहर आपको DC मिलेगा लेकिन अंदर आपका होगा AC। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है कम्यूटेटिव ब्रश अरेंजमेंट। तो इस तरह से DC जो जनरेटर है वो काम करता है, इस तरह से इसमें EMF बिल्डअप होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि DC जनरेटर कैसे काम करता है और किस तरह से इसमें EMF बिल्डअप होता है जो कि AC होता है, और उस AC से हम कैसे DC बाहर आउटपुट में लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।